नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत चौथे लेसन में छठे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की ऋतुओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग भाग 5 में या पिछली वीडियो में भी भारत की ऋतुओं के बारे में ही अध्ययन किए थे, जिसमें हम भारत की 2 ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज की वीडियो में हम लोग शेष 2 बची हुई ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्या है? ऋतुएं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत की ऋतुओं को 3 भागों में, 4 भागों में या 6 भागों में बांटा जा सकता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम भारत के ऋतुओं को 4 भागों में बांट करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम शेष 2 बची हुई ऋतुएं, जैसा कि मानसून के आगमन की ऋतु, मानसून के आगमन की ऋतु या वर्षा ऋतु, ये पहला है। दूसरा है मानसून वापसी की ऋतु, मानसून वापसी। ऋतु या परिवर्तनीय मौसम की ऋतु या शरद ऋतु। या परिवर्तनीय मौसम की ऋतु। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानसून के आगमन की ऋतु या वर्षा ऋतु। देखिए, भारत में मानसून के आगमन की जो ऋतु है वह है जून से लेकर के मध्य सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक। ये अवधि जो है भारत में, ये मानसून के आगमन की ऋतु है। जैसा कि मानसून क्या है, मानसून किसे कहते हैं, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी भारतीय मौसम शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी सामान्य सी जानकारी के मानसून जो है वास्तव में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पौने हैं, जो कि वायुदाब पेटियों के खिसकने से भूमध्य रेखा को क्रॉस कर जाती हैं, जिससे उनकी दिशा जो है भारत की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाती है और ये हवाएं सागर समुद्र के ऊपर से होकर के आती हैं। इसलिए ये हवाएं अपने साथ नमी ले आती हैं और नमी लाती हैं और भारत में वर्षा करती हैं। पर ऐसा कतई नहीं कि मानसूनी हवाओं का मतलब कि वर्षा करने वाली हवाएं। मानसून का ये कतई अर्थ नहीं है कि मानसूनी हवाएं वो हवाएं थी जो वर्षा ही करें। वास्तव में मानसूनी हवाएं वो होती हैं जो ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती हैं। अब ये हवाएं भारत में वर्षा करती हैं, दुनिया के और भागों में वर्षा करती हैं, ये बात अलग है।
हो सकता है कि ऐसी कुछ हवाएं हों जो वर्षा न करती हैं, फिर भी उनको मानसूनी हवाएं कहा जाता हो, क्योंकि मानसूनी हवाओं से आशा वर्षा करने वाली हवाओं से नहीं होता है। मानसूनी हवाओं का आशय जो होता है वह ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तित करने वाली हवाओं से होता है। तो ये जो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं, मानसूनी हवाएं जो होती हैं, जो मानसून होता है वह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में वायुदार पेटियों की खिसकाव के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो है उत्तर की तरफ खिंच जाती हैं, जिससे भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दाईं तरफ मुड़ती हैं, जिससे इनकी दिशा जो है भारत की तरफ हो जाती है। और चूंकि ये हवाएं जो है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर के भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए ये वर्षा करती हैं। देखिए इनकी गति जो होती है वह 30 किलोमीटर, सामान्यतया इनकी गति जो होती है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये हवाएं सामान्य तौर पर 1 से 2 जून तक केरल के तट पर दस्तक दे देती हैं। इसके बाद ये लगभग 1.5 महीने के अंदर संपूर्ण भारत में पहुंच जाती है। जैसा कि आप लोग भारतीय मानसून का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि कौन सी शाखा भारत में कब कहाँ पहुंचती है। तो आपको बताया गया होगा कि 15 जुलाई तक जो है मानसूनी हवाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि भागों तक पहुंच जाती हैं। यानी कि 1 या 2 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, यानी कि लगभग 1.5 महीने के अंदर ये हवाएं संपूर्ण भारत में फैल जाती हैं। अब देखिए ये हवाएं करती क्या हैं, क्योंकि ये हवाएं जो होती हैं आर्द्र होती हैं और आर्द्र होने की वजह से ये हवाएं जो है भारत के विभिन्न भागों में वर्षा करती हैं। इन हवाओं के द्वारा भारत के लगभग हर भागों में वर्षा होती है। देखिए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है इन हवाओं के द्वारा, या भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह होती है मेघालय में, जो कि मासिनराम आप लोग जानते होंगे, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच स्थित स्थान है, जहां पर मानसून की शाखा जो पहुंचती है उसमें जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, बिना बरसे हुए वहां से नहीं निकल पाती है। इसलिए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में मासिनराम स्थित होने की वजह से दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है। ऐसे ही जहां पर भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में, इसके अलावा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहीं थार के मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यद्यपि मानसून के आगमन के समय संपूर्ण भारत में कुछ न कुछ वर्षा अवश्य होती है। जैसे देखें कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर इस दौरान जो है 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, यानी कि जो भाग हवाओं के सामने पड़ रहा है। ये आपको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है इसके दोनों किनारों पर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, पहाड़ियां स्थित हैं, जिन्हें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं इसका एक भाग जो है इन हवाओं के सामने पड़ेगा। तो जो भाग हवाओं के सामने पड़ता है वहां पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि इसके पवन विमुख ढालों पर भी कुछ वर्षा हो जाती है। ये जो पवन विमुख ढाल हैं ये वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज आपको वृक्ष छाया प्रदेश किसे कहते हैं ये जान लिया जाए। तो वृक्ष छाया प्रदेश जो होता है किसी क्षेत्र का वह भाग होता है जो पवन विमुख होता है। उस क्षेत्र में पवन सम्मुख ढालों पर
अधिक वर्षा होती है, जबकि उसके अपोजिट, उसके विपरीत पवनों के विमुख भागों पर, ढालों पर कम वर्षा होती है। ऐसे प्रदेश को रेन शैडो रीजन या वृक्ष छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, पश्चिमी घाट पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, इधर असम आदि राज्यों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहीं पर थार के मौसम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहीं लेह लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेकिन इस अवधि में, इस दौरान भारत में प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ ना कुछ वर्षा अवश्य प्राप्त होती है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडलीय दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि मानसूनी हवाओं के आने के पहले भारत में गर्म एवं शुष्क हवाएं चला करती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। मानसूनी हवाओं के आगमन से ये गर्म एवं शुष्क हवाएं चलना बंद कर देती हैं। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है, वर्षा की प्रकृति जो है चेंज हो जाती है। इसके पहले जो वर्षा हुआ करती है वह चक्रवातों के माध्यम से हुआ करती है, गरज चमक के साथ। लेकिन मानसूनी हवाओं के आगमन से या मानसूनी ऋतु में वर्षा जो है वह लगातार मूसलाधार होती रहती है। मानसून की एक विशेषता और है, या मानसूनी ऋतु की एक विशेषता और है कि मानसून के आगमन के समय जो ऋतु होती है उसमें कुछ दिनों तक लगातार वर्षा होता रहता है और कुछ दिनों तक जो है मौसम शुष्क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो होता है वह मानसून गर्त के खिसकने से, जैसा कि ग्रीष्म ऋतु में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने से थार के मरुस्थल से लेकर के गंगा का जो मैदानी भाग है थार के मरुस्थल से लेकर के पश्चिम से पूर्व की तरफ छोटा नागपुर पठार के बीच में निम्न वायुदाब क्षेत्र निर्मित हो जाता है और इसके आसपास जो है हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। ये जो क्षेत्र है ये मानसून गर्त कहलाता है। इसके खिसकाव से इसकी स्थिति जो है बदलती रहती है। जब मानसून गर्त जो है गंगा के मैदानी भागों के ऊपर केंद्रित रहता है तब उस समय मैदानों में पर्याप्त वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। और जब ये मानसून खिसक करके हिमालय पर केंद्रित हो जाता है, ये मानसून गर्त जो है यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र अगर खिसक करके हिमालय के आसपास केंद्रित हो जाता है तो हिमालय में अधिक वर्षा होती है। क्योंकि उत्तर भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वह हिमालय से निकलती हैं और हिमालय पर्वतीय भागों में अधिक वर्षा होने से उन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उन नदियों को जल अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगता है। फलस्वरूप ये नदियां इस दौरान भयंकर बाढ़ें लाती हैं, जिससे कि अपार जन धन की हानि होती है। इसके अलावा इस दौरान जब मानसूनी गर्त जो है जब हिमालय पर केंद्रित हो जाता है तो उस दौरान जो है मैदानों में मौसम जो है शुष्क हो जाता है, यानी कि कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है। और मानसून की एक खासियत और है कि मानसूनी हवाएं जो है या मानसून जो है किसी एक भाग में अगर वर्षा करेगा तो उसके जस्ट दूसरे भाग में जो है सूखा उत्पन्न कर देगा। और मानसूनी हवाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता भी प्रतिवर्ष बदलती रहती है, जिससे किसी वर्ष अधिक वर्षा होती है और किसी वर्ष कम वर्षा होती है। और साथ ही किसी वर्ष मानसून जो है पहले आ जाता है, किसी वर्ष लेट में आता है और किसी वर्ष पहले भी निकल जाता है और किसी वर्ष लेट में निकलता है। इससे कभी कभी जो है किसानों को काफ़ी निराशा होती है। तो ये कुछ जानकारी रही मानसून के आगमन के ऋतु के बारे में। अब हम लोग मानसून के वापसी की ऋतु या शरद ऋतु या परिवर्तनीय मौसम
की ऋतु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, परिवर्तनीय मौसम की ऋतु जो होती है या मानसून की वापसी की ऋतु जो होती है वह अक्टूबर से नवंबर तक मानी जाती है। अक्टूबर से नवंबर। देखिए, ये अक्टूबर से नवंबर का महीना जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के ज्वाइंट का पीरियड होता है, अवधि होता है। देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वह विषुवत रेखा पर होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इन्हीं के बीच पूरे साल जो है सूर्य की स्थिति जो है इसी के सापेक्ष बदलती रहती है। तो 21 जून के बाद सूर्य जो है धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर पुनः वापस लौटना शुरू करता है और 23 सितंबर तक यहाँ पहुंचता है। इसके बाद 23 सितंबर के बाद यह दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होने लगती है। फलस्वरूप वायुदाब पेटियां भी उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं और वायुदाब पेटियां जब उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं तो जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है वो भी उत्तर भारत से धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वायुदाब पेटियां दक्षिण भारत की तरफ खिसकना शुरू करती हैं या दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू करती हैं, वैसे वैसे उत्तर भारत में जो व्यापारिक कोने, चलने वाली जो उच्च वायुदाब की व्यापारिक कोने हैं वो सक्रिय होना शुरू कर देती हैं, स्थापित होना शुरू कर देती हैं। और जिससे देखिए, जब वायुदाब पेटियां खिसकने लगती हैं तो जो अभी तक जो मानसूनी हवाएं वैसे देखा जाए तो 15 सितंबर के बाद, क्योंकि मानसून का आगमन या भारतीय मानसून के बारे में हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि मानसूनी हवाएं कब कैसे कहाँ पहुंचती हैं और कैसे कैसे भारतीय क्षेत्रों से किस समय वापस होती हैं, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ चुके होंगे कि लगभग 15 सितंबर से मानसूनी हवाएं जो है वह भारत से हटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वह दक्षिणायन होने लगता है, जिससे वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं, जिससे निम्न वायुदाब की पेटी या मानसून गर्त भी दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। जिससे होता क्या है कि जो मानसूनी हवाएं अभी तक जम्मू कश्मीर आज तक जा रही थी, अब इन सब क्षेत्रों में धीरे धीरे चूंकि वायुदाब पेटियां नीचे की तरफ खिसक रही हैं तो इधर जो है उच्च वायुदाब पेटियां स्थापित होनी शुरू कर रही हैं, व्यापारिक कोने जो है पुनः स्थापित होनी शुरू हो रही हैं। इससे ये सब क्षेत्र धीरे धीरे उच्च वायुदाब के क्षेत्र में आने लगता है, जिससे ये निम्न वायुदाब या आर्द्र हवाएं जो है इन सब क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं। वैसे वैसे मानसूनी हवाएं जो है वह धीरे 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 मतलब यहाँ से चलती हैं, लेकिन अब यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, रास्ते में ही रुक जाती हैं, फिर अगले दिन ऐसे धीरे धीरे हटते हटते मतलब चल जाती रहती हैं, लेकिन फिर आगे तक नहीं, फिर गई तो फिर आगे तक ऐसे बैक होती जाती हैं। जिससे होता क्या है कि भारत में व्यापारिक कोने सक्रिय हो जाती है, उच्च वायुदाब की व्यापारिक कोने सक्रिय हो जाती हैं, जिससे होता क्या है कि आसमान जो है स्वच्छ हो जाता है, आसमान स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि व्यापारिक कोने जो होती हैं उच्च वायुदाब वाली कोने होती हैं और उच्च वायुदाब की होने की वजह से उच्च वायुदाब की पौन होने की वजह से पौने जो है नीचे उतरती हैं और नीचे उतरती हुई वायु जो है वर्षा नहीं करती, क्योंकि संघनन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे व्यापारिक कोने
उत्तर भारत में स्थापित होना शुरू करती हैं और मानसूनी हवाएं जैसे जैसे दक्षिण की तरफ वापस होना शुरू करती हैं वैसे वैसे आसमान जो है वो स्वच्छ होता जाता है। और आसमान जब स्वच्छ हो जाता है तो सूर्य तप की मात्रा एक बार फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल आदि थे वो सब वर्षा जल के साथ जो है धरातल पर आ चुके होते हैं, आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और सूर्य तप की अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त होने लगती है। लेकिन चूंकि हवाएं नीचे उतर रही होती हैं इसलिए वर्षा नहीं करती हैं। और इस दौरान चूंकि वर्षा ऋतु में या मानसून के आगमन के समय जो है देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त वर्षा हो चुकी होती है, यानी कि आसपास के जो जल स्रोत होते हैं जैसे नदी, तालाब, गड्ढे आदि सब जलमग्न रहते हैं, जिससे अधिक सूर्यातप प्राप्त होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों से अधिक वाष्पीकरण भी होता है, लेकिन वायु के नीचे उतरने की वजह से संघनन की क्रिया नहीं होती है, फलस्वरूप वर्षा नहीं होती है। लेकिन वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने से उमस बढ़ जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से उमस बढ़ जाती है, जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। देखिए इस समय क्या होता है, परिवर्तनीय मौसम की ऋतु में या मानसून की वापसी की ऋतु में एक विशेषता और है कि जैसे जैसे वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू करती हैं, धीरे धीरे करके वायुदाब पेटियां या निम्न वायुदाब का केंद्र जो है बंगाल की खाड़ी में केंद्रित होने लगता है, क्योंकि कभी यह 21 जून के आसपास जो है गंगा घाटी में आगे केंद्रित रहता है, लेकिन जैसे सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करता है वैसे निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू कर देती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये निम्न वायुदाब की पेटी जो है बंगाल की खाड़ी में केंद्रित हो जाती है, जिससे बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है, जिससे क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। अब चूंकि इनकी दिशा जो होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, इनकी दिशा जो होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसलिए ये पौने जो है जो पूर्वी घाट है, प्रायद्वीपीय भाग का जो पूर्वी घाट है या जो पूर्वी तट है, इन तटों से टकराती है या यह चक्रवात जो है इन पूर्वी भागों में टकराते हैं, आते हैं, जिससे गरज चमक के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे इन क्षेत्रों में इस दौरान भयंकर बाढ़ें आती हैं। और एक चीज आप यहाँ पर जान लें कि ये जो चक्रवात है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी महानदियों के जो डेल्टाई भाग है, जो कि सघन आबादी वाले भाग है, इन क्षेत्रों को क्रॉस कर जाते हैं, जिससे मूसलाधार वर्षा होती है और बाढ़ आती है और यहाँ पर अपार जनधन की हानि होती है। और एक चीज कि यहाँ देखिए जो प्रायद्वीपीय भाग का जो पूर्वी तटीय भाग है, जो पूर्वी घाट है, इसको या पूर्वी तटीय भाग को दो भागों में बांटा जाता है। ऊपर के भाग को उत्तरी सगारा और नीचे के भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट पर जो वर्षा प्राप्त होती है वह अधिकतर इन्हीं चक्रवातों से प्राप्त होती है। तो ये रही जानकारी मानसून वापसी की ऋतु की। इसके बाद धीरे धीरे वायुदाब पेटियां जो है दक्षिण की तरफ खिसकती जाती हैं, मानसून धीरे धीरे भारत के भागों से हटता जाता है और लगभग दिसंबर तक मानसून जो है भारत के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है मानसून भारत के मुख्य भाग से वापस हट चुका होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।